हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में ज्वार भाटा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, टाइड एंड एब। ज्वार का तात्पर्य क्या है? जैसे आप जानते हैं कि महासागर की जो सतह है, महासागर की सामान्य सतह से अगर पानी ऊपर तक आ जाए खींच करके, जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र का औसत तल है, औसत तल से पानी ऊपर आ जाए खींच करके यहां तक आ जाए तो इसको कहते हैं ज्वार। और अगर औसत तल से पानी नीचे चला जाए तो इसको कहते हैं भाटा। पानी का उतार और चढ़ाव, अगर पानी औसत तल से ऊपर उठता है इसे ज्वार कहते हैं, और जब पानी औसत तल से नीचे चला जाता है भाटा कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? पानी का खिंचाव और पानी के तल में कमी क्यों होती है? इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है, ज्वार का पहला कारण या इसको कहें प्रमुख कारण या प्रत्यक्ष कारण। प्रमुख कारण है सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन अब कहा जाए तो पृथ्वी से सूर्य ज्यादा दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, जहां स्थल भाग है वहां तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं समझ में आता, लेकिन जहां पर जल पार्ट है तो जल का खिंचाव होता है। उसी खिंचाव से पानी का तल ऊपर खिंचता है, जिसे ज्वार कहते हैं। तो ज्वार आने के कारण कौन सा है? पहला कारण है, या इसी को हम कह ले प्रमुख कारण या प्रत्यक्ष कारण, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा कारण क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, और उस घूर्णन से जो अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है या कोरियालिस बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी पानी ऊपर स्थल की ओर खींचता है। तो आपका दूसरा कारण हो गया पृथ्वी के घूर्णन, रोटेशन, घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ये दो कारणों से ज्वार आते हैं। ज्वार आने पर आप देखेंगे कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। पहला ज्वार चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आता है, और दूसरी बार ज्वार पृथ्वी के घूर्णन से अपकेंद्रीय बल के द्वारा आता है। जैसे देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रही है। अब यहां ये देखिए कि जैसे ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, या हम ये कहें ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, और यहां पर सूर्य है, ये सूर्य। अगर ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अमावस्या की तिथि है। अमावस्या की तिथि में पृथ्वी की एक तरफ चंद्रमा और सूर्य होते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी के एक ही तरफ चंद्रमा है और सूर्य है।
तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल साथ लगेगा। ये देखिए, अगर यहां पर बीच में चंद्रमा है, सूर्य है, तो ये अमावस्या की तिथि पड़ रही है। यहां स्थल भाग नहीं, पानी का पार्ट है, पानी है, जल भाग है, तो यहां पानी का खिंचाव होगा, खिंचाव हो रहा है, ज्वार है। अब ये जितने समय में आया है, जैसे मान लीजिए कि सुबह 7 बजे आया है, अब यही भाग घूम करके इस तरफ आता है। मान लीजिए कि शाम के 7 बजे आया, तो यहां पे जब ज्वार आएगा तो फिर यहां 7, मान लीजिए शाम का 7 हो रहा है, क्योंकि 24 घंटे में आप किसी भी समुद्र के तट पर बैठे तो 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। एक सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्री बल के द्वारा। जैसे सुबह ज्वार आया है और इसके बाद फिर 24 घंटे में ये स्थान घूम करके यहीं पर आएगा, तब तक दूसरे दिन चंद्रमा यहां नहीं बल्कि यहां पर होगा, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। हर दूसरे दिन चंद्रमा 52 मिनट आगे होता है यहां पर। तो इतना, इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने में 52 मिनट का समय लगेगा। अब ये कह लीजिए कि सुबह अगर 7 बजे ज्वार आया था, तो दूसरे दिन 24 घंटे बाद 7:52 में ज्वार आएगा, 52 मिनट में ज्वार आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 24 घंटे 52 मिनट, तो 24 घंटे 52 मिनट का आधा कितना हो गया? 12 घंटे 26 मिनट। यानी कि एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि सुबह 7 बजे ज्वार आया था, तो शाम के 7 बजे नहीं बल्कि 7:26 में ज्वार आएगा। फिर सुबह दूसरे दिन 7:52 में आएगा। इस तरह से हर 24 घंटे में 52 मिनट का समय बढ़ जाएगा, या 2 ज्वार के बीच 26 मिनट, तो 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा। जैसे क्वेश्चन किया जाए कि आज सुबह 8 बजे ज्वार आया है, किसी भी स्थान में 8 बजे ज्वार आया है, तो कल सुबह कितने बजे आएगा? तो 8:52 में आएगा, ना कि 8 बजे आएगा, क्योंकि 52 मिनट चंद्रमा दूसरे दिन 52 मिनट आगे होता है। इस स्थान से अगले चंद्रमा के सामने यह स्थान आने में 52 मिनट का समय लगता है, इसलिए ये 7:52 में ज्वार। तो यहाँ अगर सुबह 8 बजे आया है तो दूसरे दिन 8:52 में ज्वार आएगा। तो ये कह सकते हैं कि हर 24 घंटे में 52 मिनट आगे बढ़ता है। या ये कहा जाए कि अगर 8 बजे ज्वार आया है तो इसके बाद कितने बजे अगला ज्वार आएगा, क्योंकि दिन में 2 बार आते हैं, तो यही दिन में 24 घंटे 52 मिनट का आधा कर देते हैं, 12 घंटे 26 मिनट, यानी कि 2 ज्वारों के बीच का समय अंतराल 12 घंटे 26 मिनट होता है। तो अगला ज्वार शाम के 8:26 में आएगा, शाम के 8 बजे। तो ये देखिए, सुबह आया और ये शाम के आया। 2 ज्वारों के बीच समय अंतराल 12 घंटे 26 मिनट होता है, लेकिन ज्वार और भाटा के बीच का समय अंतराल 2 ज्वारों के बीच का अंतराल का आधा कर देते हैं, 6:13। यानी कि ज्वार और भाटा के बीच समय अंतराल 6 घंटे 13 मिनट होता है। तो यहां पर परिक्रमा में अगर हम देखेंगे कि ज्वार कैसे आते हैं, जैसे हम कहें चंद्रमा और सूर्य एक ही
दिशा में है, ये अमावस्या की तिथि हो गई, तो जो ज्वार यहां पर आएगा सबसे ऊंचे ज्वार आएंगे। पूर्णिमा और अमावस्या को ज्वार सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, जबकि सप्तमी और अष्टमी की तिथि को ज्वार सबसे निम्न ज्वार आते हैं। जैसे यहां पर हम देखें, यहां पर नोट कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो पॉइंट हम नोट कर दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होता है, दो ज्वारों के बीच समय अंतराल कितना होता है, यानी कि एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने समय में आता है। तो पहला पॉइंट है, दो ज्वार के मध्य समय अंतराल 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट होता है। 12 घंटे 26 मिनट होता है। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि किसी समुद्र तट पर सुबह के 9 बजे ज्वार आया है, सुबह 9 बजे ज्वार आया है, तो अगला ज्वार कितने बजे आएगा। तो अगला ज्वार 9:26 ये शाम के आएगा, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। दूसरा है पॉइंट, ज्वार एवं भाटा के मध्य समय अंतराल तो समय अंतराल कितना है, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट। जैसे कहा जाए कि सुबह 9 बजे ज्वार आया है, सुबह का 9 बजे ज्वार आया है, तो 9 6 15 घंटे 13 मिनट बाद ज्वार आएगा। तो सुबह अगर 9 बजे ज्वार आया है तो इसके बाद भाटा 6 घंटे 13 मिनट बाद आएगा, तो 6 घंटे 13 मिनट चाहे तो जोड़ दीजिए, तो 15:13 में, तो 15 का मतलब होता है 12 3 15, 3:13 में आएगा दोपहर में। तो दो ज्वारों के बीच का अंतराल 12 घंटे 26 मिनट होता है। ज्वार और भाटा के बीच समय अंतराल 6 घंटे 13 मिनट होता है। अब देखिए यहां पर यह देखना है कि सबसे ऊंचे ज्वार कहां पर आते हैं। अब हम मैप में फिर देखेंगे सबसे ऊंचे ज्वार आने का स्थान कहां होता है। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, अगर पृथ्वी के एक ही साइड में चंद्रमा और सूर्य है, जिसका मतलब अमावस्या की तिथि है, तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो इसलिए सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। आप ये जानते हैं कि एक तरफ सूर्य हो दूसरी तरफ चंद्रमा हो, यानी कि यहां पर अगर चंद्रमा है तो इसमें चंद्रमा की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, सूर्य तो बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो यहां भी ऊंचे ज्वार आएंगे। लेकिन अब यहां पर देखिए अमावस्या के बाद
फिर शुक्ल पक्ष लग जाता है और धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ने लगता है। तो देखिए जैसे यहाँ प्रथमा हो गई, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इस तरह से चंद्रमा आगे बढ़ता है तिथियों के अनुसार। तो यहाँ देखेंगे कि ये चंद्रमा जब यहाँ पे है तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, इसलिए यहाँ सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे ज्वार कम हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि अमावस्या के दिन 20 मीटर का ऊंचा ज्वार आया है, अमावस्या के बाद फिर प्रथमा जब लगेगी अगला दिन, तो यहाँ हो सकता है कि 18 मीटर का हो जाए, फिर अगला 15 मीटर, फिर 13 मीटर, इस तरह से ये घटने लगेंगे, ज्वार की ऊंचाई घटने लगती है। और इस तरह से सबसे कम ज्वार सप्तमी अष्टमी तिथि को, जैसे कहा जाए प्रथमा हो गई, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी और छठ और सप्तमी अष्टमी को सबसे कम ज्वार आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 मीटर का हो गया छठ सप्तमी को और 2 मीटर का ज्वार अष्टमी को भी हो गया। इसके बाद अष्टमी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के संपूर्ण स्थिति पर होता है, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के दोनों संपूर्ण की स्थिति बनाते हैं। चंद्रमा अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, सूर्य अपनी तरफ लगाता है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाता है और सबसे निम्न ज्वार आते हैं सप्तमी अष्टमी तिथि को। फिर इसके बाद धीरे धीरे ज्वार फिर बढ़ने लगता है, 5 मीटर हो गया, 9 मीटर हो गया, इस तरह से 15, 16, इस तरह से 18, फिर ये 19 मीटर का। जब पूर्णिमा की तिथि आती है तो पूर्णिमा की तिथि में देखिए केवल चंद्रमा का केवल लगता है, ना कि सूर्य का, तो यहां हम लिख देते हैं 19 मीटर। इसी तरीके से कृष्ण पक्ष की भी तिथियों में ऐसे ही होता है, यानी कि ये सप्तमी है, ये अष्टमी, फिर ये समकोण की स्थिति में पड़ जाते हैं, फिर यहाँ 2 या 3 मीटर के ऊंचे ज्वार आते हैं, क्योंकि ये कह लीजिए कि सप्तमी अष्टमी तिथि को चंद्रमा और सूर्य दोनों संपूर्ण स्थिति पर होते हैं, इसलिए निम्न ज्वार आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ऊंचा, अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, सबसे ऊंचे ज्वार, सबसे ऊंचे ज्वार, ऊंचे ज्वार अमावस्या एवं पूर्णिमा, अमावस्या एवं पूर्णिमा को आते हैं। अब जैसे ऑप्शन में दिया जाए कि सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, ए अमावस्या, बी पूर्णिमा, सी अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों, तो इसमें दोनों होगा, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को ऊंचे ज्वार आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। लेकिन सबसे निम्न ज्वार कब आते हैं? अगला पॉइंट है निम्न ज्वार, निम्न ज्वार सप्तमी एवं अष्टमी तिथि को, सप्तमी अष्टमी तिथि को आते हैं सबसे निम्न ज्वार। अब जैसे क्वेश्चन कथन कारण में पूछा जाए कि सबसे निम्न ज्वार सप्तमी अष्टमी तिथि को आते हैं, ये कथन हो गया। कारण में आ जाए क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों संपूर्ण स्थिति पर होते हैं, तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार से बन रहे हैं? पहले तो किसी भी स्थान में या किसी भी समुद्र के तट पर 2 बार ज्वार आते हैं, 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है
कि दो ज्वार के बीच समय अंतराल कितना होता है, 12 घंटे 26 मिनट का होता है। तीसरा क्वेश्चन है ज्वार एवं भाटा के बीच समय अंतराल कितना होता है, 6 घंटे 13 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचे ज्वार किस तिथि को आते हैं, तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथि को आते हैं। सबसे निम्न ज्वार कब आते हैं, तो किसी महीने की सप्तमी अष्टमी तिथि को आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसी में अब कहा जाए ज्वार भाटा के लाभ क्या हैं। लाभ अगर कहें तो समुद्र के किसी भी तट पर अगर ज्वार की लहरें आती हैं तो वहां टाइडल एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा बनाते हैं। एक लाभ है ज्वार से ऊर्जा तैयार की जाती है। दूसरा लाभ है कि जब ज्वार आता है तो पानी ऊपर तक आता है, चढ़ाता है और उसमें समुद्री जीव आ जाते हैं। समुद्री जीव आते हैं तो उसमें जीव जंतु जितने भी मछलियां, बड़ी मछलियां, उनको भी वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि जाल लगा देते हैं, पानी आता है, फिर पानी वापस भाटा में वापस होता है तो बड़े बड़े जीव जंतु, मछलियां, ये सब उनकी प्राप्ति होती है। तीसरा लाभ है कि जैसे टाइडल पोर्ट, ज्वारीय पत्तन, जैसे अपने भारत का कांडला बंदरगाह है, क्योंकि ज्वार के ही सहारे जलयान समुद्र के किनारे आते हैं, तट तक आते हैं। यहां मानी सामान उतारते उतारते भाटा आ गया तो समुद्र में ही वो स्थल में ही रख जाते हैं जलयान, फिर वो जब पानी का लेवल ऊंचा होगा तब फिर जलयान उठेंगे, तब फिर निकालेंगे। यानी कि जहां बंदरगाह होता है, पोर्ट होता है, वहां पानी की कमी है, वहां तक जलयान नहीं आ पाते हैं। जब पानी का लेवल ऊंचा होता है तो उसी के सहारे जलयान आते हैं और उसी के सहारे जाते हैं। तो जलयान भी स्थल के किनारे तक लाने में सहयोग मिलता है। तो इसमें लाभ यही है, जैसे टाइडल पोर्ट आपका कांडला बंदरगाह है, या ज्वारी ऊर्जा बनाते हैं, या जीव जंतु मत्स्य जीवों की प्राप्ति होती है। यही सारी चीजें लाभ भी गिनाए जाते हैं। तो ज्वार भाटा का आपका टॉपिक यहीं तक है। जय हिंद।